शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम पहला एडिटोरियल देखने वाले हैं भारत और साउथ कोरिया के रिलेशन से रिलेटेड। इसमें ये बताया जाता है कि जब अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है साउथ कोरिया में, वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनकी सोच थोड़ी हटके है। मतलब ऐसी सोच जो चाइना को से अलग कर रही है। चाइना पहले चाहता था कि किसी भी चीज़ में हम दोनों ही रहेंगे, साउथ कोरिया और चाइना, तीसरा कोई व्यक्ति हमारे ट्रेड में, हमारे रिलेशन में शामिल नहीं होना चाहिए। तो नए जो पीएम बने हैं उनकी अप्रोच यही है कि चाइना से हम कैसे करके पीछा छुड़ा सकते हैं। समूह जो आज के टाइम में बनने लगे हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है साउथ कोरिया। अभी हाल ही में जो इंडो पैसिफिक रणनीति, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी चल रही है, इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे करके हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त बना सकते हैं और चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इस मामले में इंडो पैसिफिक रणनीति में सियोल नई दिल्ली के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है, मतलब सहयोग दे सकता है, वो चौथा पिलर बन सकता है और इसकी काफ़ी संभावनाएं भी, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर बात करी जाती है कि इंडिया और जो साउथ कोरिया के बायलैटरल पार्टनरशिप है ना, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसमें हमें और भी ज़्यादा स्केलिंग अप करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारी पोटेंशियल मौजूद है सियोल के लिए, ताकि वो हो सके चौथा पिलर बन सके न्यू दिल्ली का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का। सारी चीज़ें डिटेल में हम जानेंगे। हाल ही में देखा जाए ना तो इंडो पैसिफिक वर्ड, इंडो पैसिफिक का जो विक्षोभ है बहुत ज़्यादा हमें सुनाई दे रहा है। इंडो पैसिफिक टर्बुलेंस अपनी ऑल टाइम हाई लेवल पर चल रहा है। मतलब कि जो रिलेशन थे इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, जो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना अपना अधिकार क्षेत्र जमा रहे हैं, ये ऐसी कंडीशन है जो कि अपने एकदम ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। ठीक है, अपने अपने प्रतिद्वंदी अपने अपने लेवल पर एकदम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कब्जा जमाना चाहते हैं और उनके लिए ये चैलेंज भी हो गया है कि कैसे करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करें और इस एरिया में अपना प्रभुत्व जमा सकें। तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको उन्हें डाइवर्स करने की ज़रूरत है। इसको चैलेंज किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा और यूरोप के द्वारा। अब इस जो सीरियस स्ट्रेस आप देख रहे हैं इस टाइम में जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो अब जो ऑप्शन अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास में, फॉरेन, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पॉलिसी एरियाज आर अंडर सीरियस स्ट्रेस। और अब सरकारों को इस बात को समझने की कोशिश करना है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे करके चलाएंगे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारी कैसे रहेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी क्या रहेगी। इस बात पर जो सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब होता है मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब समुद्री सीमा की रक्षा से रिलेटेड पॉलिसी की यहाँ पर बात करी जा रही थी। ये सभी चीज़ें अभी सीरियस कंडीशन में चल रही हैं। अब यहाँ ड्रिफ्ट से लेकर के शिफ्ट तक की बात बताई जाती है। पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे बन गए, यहाँ पर ये बात बताई जाने की कोशिश करी जाती है। तो पिछले आप 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। इंडिया और साउथ कोरिया ने एक्सपीरियंस किया था कंसिडरेबल डाइवर्जेंस, किसमें, नेशनल ऑब्जेक्टिव में। वो कुछ और लेकर के चल रहा था, इंडिया कुछ और बात लेकर के चल रहा था। तो आप साउथ कोरिया में बिल्कुल अलग चीज़ देखोगे। कैसा, वो मल्टीलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव से अपने आप को अलग कर रहा था। ऐसी इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, यूनाइटेड स्टेट। जैसे कि उसने क्वाड लाया तो क्वाड से हमेशा साउथ कोरिया अपने आप को अलग रखा। क्वाड जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है। और वहीं आप देख लोगे तो इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन देम, लेकिन साउथ कोरिया के उल्टे में इंडिया हमेशा इनमें पार्टिसिपेट करते रहा था। पर अब बदलाव की कंडीशन हम देख रहे हैं। हाल ही में न्यूली इलेक्टेड कोरियन प्रेसिडेंट आए हैं यून सुक ईयोल।
तो इन्होंने एक प्रकार से आदर्श कंडीशन ला दी है अपने देश की कि हमें किस तरफ जाना है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका इन्होंने आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है कि ये सबसे अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा हमारे देश के लिए कुछ नहीं होता। तो कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें साउथ कोरिया को काम करने की ज़रूरत है? पहली बात उन्होंने ये कहा था जो हमारा देश है वो पूरा क्या बन जाएगा, ग्लोबल पिवोटल हम बनाना चाहते हैं। पिवोटल स्टेट मतलब एक ऐसा देश जो सब देशों का केंद्र माना जाए किसी भी चीज़ के मामले में। इसके साथ साथ में हमारी जो लिबरल वैल्यूज़ हैं हम उनको बढ़ावा देंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर को हम सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ में एडवांस किया जाएगा फ्रीडम, पीस, प्रॉस्पर्टी थ्रू लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के माध्यम से। हम फ्रीडम को सपोर्ट करेंगे, शांति को बढ़ावा देंगे और प्रॉस्पर्टी पर हमेशा काम करते रहेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के माध्यम से। इसके साथ साथ में ही हम कोऑपरेशन में भी हमेशा संतोषजनक कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने एक आदर्श स्टेट प्रस्तुत किया था। तो भारत को किस प्रकार से हमें साउथ कोरिया से मदद मिल सकती है, यहाँ पर ये बात बताई जाती है। कहा जा रहा है अब साउथ कोरिया की क्या है इच्छा अभी चेंज हो गई है, ठीक है। वो बनना चाहता है ग्लोबल पिविटल स्टेट, मतलब पूरे विश्व का एक केंद्र बनकर उभरना चाहता है और वो एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहता है किस मामले में, रीजनल अफेयर। तो अब ये जो चीज़ है ये बाउंडेड है किसके माध्यम से, क्रिएट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मल्टी डायमेंशनल इंडिया कोरिया पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है जब साउथ कोरिया अपने आप को शिफ्ट कर रहा है तो इंडिया के पास भी एक मौका बन जाता है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठा सके। वहीं यदि हम बात कर लें इंडिया और साउथ कोरिया का ट्रेड वाला ना उतना अच्छा नहीं रहा है। कुछ साल की बात आप कर लोगे तो इंडिया और साउथ कोरिया ने फेस किया है सीरियर ब्लॉकेड्स टू देयर इकोनॉमिक टाइज। उनके बीच में जो भी इकोनॉमिक टाई है ना उसमें कई सारी बाधाएं आई हैं। दोनों के देश में जो ट्रेड हुआ था वो काफ़ी ढीला ढाला रहा एंड देयर वाज नो मेजर इनफ्लो ऑफ साउथ कोरियन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। और इसी के चलते चलते साउथ कोरिया से इंडिया की तरफ किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया था, ठीक है। तीसरी नंबर की बात ये है भारत और साउथ कोरिया ट्राई कर रहे हैं कि हम अपग्रेड करें सेपा एग्रीमेंट को, लेकिन अभी तक इसमें वो सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। सेपा मतलब कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब फिर से पुरानी बात करी जाती है, साउथ कोरिया पहले चाइना की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। अब नए जो प्रेसिडेंट बने हैं वो अपने देश को टिल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक अलग डायरेक्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो साउथ कोरिया की स्ट्रेटजिक पॉलिसी थी ना अब वो शिफ्ट हो रही है ताकि वो करेक्ट कर सकें उसके हैवी टिल्ट को जो कि टुवार्ड चाइना की तरफ में था। अब वो बाध्य हो रहा है, उसको बाध्य किया गया था ब्रिंग न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ कंट्रीज़। इससे दोनों ही कंट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुलने वाला है। दोनों ही देश है ना आज की कंडीशन में बेटर पोजीशन में हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं एक दूसरे के ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और सप्लाई चेन की ज़रूरत को, ऐसा यहाँ बताया जाता है। तो जो ट्रेड का टारगेट रखा गया है $50 बिलियन का 2030 तक का, ठीक है। पहले तो इम्पॉसिबल लगता था कुछ महीने पहले, लेकिन आज अपनी पहुंच के भीतर है। वो पहले कठिन लगता था, अब हमारी पहुंच के अंदर में ये आ गया है। इसका मतलब ये है जो इमर्जिंग स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है वो क्रिएट हो रहा है और जो साउथ कोरिया है वो एक समूह की तरफ जा रहा है। जो पहले अलग थलग रहा करता था, सामूहिक जो कैपेबिलिटी है उसकी तरफ अब वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब वो क्लोज जा रहा है किसके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, ग्रीन ग्रोथ, डिजिटल कनेक्टिविटी, ट्रेड एमंग अदर्स।
2020 में क्या हुआ था, इंडिया और साउथ कोरिया ने साइन किया था एक रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ किसके बीच, साउथ कोरिया के बीच। 2020 में रोक की डील हुई थी। फिर भी बताया जा रहा है पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट अच्छा नहीं हो पाया था, इसलिए ये भी सक्सेस नहीं हो पाया। अब हम देख रहे हैं कि साउथ कोरिया स्ट्रेटजिकली शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, हमें शिफ्ट देखने को मिला है साउथ कोरिया की डिफेंस ओरिएंटेशन में। तो नए दरवाजे खुल गए हैं कोऑपरेशन के फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी हैव इमर्ज, और सिक्योरिटी इमर्ज होके सामने आ रही है। तो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम, कुछ ऐसे नए डोमेन हैं, कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जहां पर दोनों के जो कोऑपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडो पैसिफिक आउटलुक की यदि हम बात करें तो साउथ कोरिया का जो पार्टिसिपेशन है किसमें, एडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ में, कहाँ पर, इंडियन ओशियन में, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब वार्षिक मालाबार एक्सरसाइज होने लगी है विथ क्वाड कंट्रीज़ के साथ में। इससे क्या होगा, इंडिया का जो नवल फुटप्रिंट है समुद्र के क्षेत्र में, इंडिया की जो पकड़ है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो काफ़ी मजबूत होने वाली है। अब जब मून जाई की प्रेसिडेंसी चल रही थी कोरिया में, जापान एंड साउथ कोरिया वर लॉगर हेड। तो उस टाइम में जो रिश्ते थे उतने अच्छे नहीं थे, आप यहाँ से एक बात कह सकते हो। अब लेकिन कुछ कुछ स्कोप आ गया है ताकि स्ट्रेंथनिंग किया जा सके ट्राइलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग को। ठीक है, अपने क्षेत्र में, मतलब कि साउथ कोरिया, जापान और उसमें इंडिया को आप शामिल कर सकते हो। हम देख रहे हैं शिफ्टिंग हो रही है साउथ कोरिया की पॉलिसी में। इससे क्या होगा, इससे इंडिया और साउथ कोरिया और जो जापान की डिफेंस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत होने वाला है। दैट कुड इफेक्टिवली फोर्ज न्यू जॉइंट रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि जो कुछ क्षेत्रीय सिक्योरिटी पॉलिसी बनने वाली हैं वो जॉइंटली ही बनने वाली हैं, कोई एक देश का उसमें खास वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब इंडिया के पास क्या है, एक्सीलेंट स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है किसके साथ में, जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इस तरफ इंडिया का ज़्यादा झुकाव रहा है या फिर इनमें ज़्यादा शामिल का। और अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, साउथ कोरिया हैज़ नॉट रिसीव्ड द सेम लेवल ऑफ अटेंशन फ्रॉम इंडियन एस्टेब्लिशमेंट। और कुल मिला के ये है कि भारत ने खुद साउथ कोरिया की तरफ से उतना ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया था। किधर था उसका झुकाव, जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया की तरफ था। हम साउथ कोरिया को भूल गए थे, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो हमारी जो ज़रूरत है अब यहाँ पर कुछ चेंजेस ला रही है। साउथ कोरिया हमारा फोर्थ पिलर बन सकता है इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। कौन कौन है हो जाएंगे इसमें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और साउथ कोरिया हो जाएंगे। अब जब ऐसा हो सकता है तो ये एक आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा इंडियाज़ पोजीशन में एंड इन्फ्लुएंस इन द रीजन में, और जो इस रीजन में इंडिया का प्रभाव है, प्रभुत्व है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब टाइम आ गया है कि इंडियन और जो साउथ कोरियन बायलैटरल पार्टनरशिप है टू बी स्ट्रेटजिकली उनको हम स्केल अप करें पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी डोमेन के लेवल पर। अब साउथ कोरिया इमरजेंस हमें देखने को मिल रहा है, साउथ कोरिया उभर कर आ रहा है एज ए लीडर इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। साउथ कोरिया भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है, साइबर सिक्योरिटी के मामले में बढ़िया काम कर रहा है, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग में बढ़िया है, और जो आउटर स्पेस है इसके साथ साथ में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी है। साउथ कोरिया कंट्रीब्यूट कर सकता है इमेंसली टू इन्हेंस इंडियाज़ फाउंडेशनल स्ट्रेंथ इन इंडो पैसिफिक रीजन। जब वो इस क्षेत्र में इतना आगे रहा है तो कुल मिलाकर के साउथ कोरिया हमें मदद कर सकता है,
हमें मजबूत कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। फिर भी यदि हम देख लें ना, करंट जो इमर्जिंग अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है हमें इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, जिसके पास एनर्जी है, पोटेंशियल है, क्षमता है कि ये जो दोनों कंट्री है ना आपस में क्लोज आ सकती हैं। इसके साथ साथ में आप एक बात ध्यान दीजिए, पास तो ज़रूर आएंगे लेकिन हो सकता है ये रिश्ता है इसका जीवन बहुत कम हो। यदि आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हो, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस जो दोनों देश फेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों देशों का संबंध ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। चाइना की लीडरशिप की बात करी जाती है, ठीक है, तो जब यून का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, पॉलिसी चेंजेस देखने को मिले थे हमें, कहाँ पर, साउथ कोरिया में। और जो रियल चैलेंज था ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का वो क्या था, क्या साउथ कोरिया खड़ा हो सकता है इनवाइटेबल चाइनीज़ प्रेशर एंड स्टिक टू इट्स न्यू अलाइनमेंट। बात वही है, यदि चाइना साउथ कोरिया इस प्रकार से शिफ्ट कर रहा है तो क्या दोनों के देश में रिश्ते अच्छे रह पाएंगे, क्या अपने अकेले वो खड़ा हो सकता है बिना चाइना की सहायता के, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर किया जाता है। पहला फैक्टर है द यूएस फैक्टर, नॉर्थ कोरिया। तो जो रिपब्लिकन्स हैं ना वो गेन कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, ताकत प्राप्त कर रहे हैं अगेन इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन द यूएस। इसका मतलब ये है ना कि अमेरिका चाहता है, अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, चाहे किसी चीज़ की एक्सपोर्ट को लेकर के हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर के हो, कि पहले अमेरिका के लोग चाहेंगे उसके बाद में हम दूसरे लोगों को नौकरी देंगे। पार्टिकुलरली बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। उनका कहना है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आ जाते हैं तो अमेरिका अपने डोमेस्टिक मार्केट को हमेशा बचाने की कोशिश करेगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम कंसिडर कर सकें कि क्या होगा यदि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न आ जाते हैं पावर में आने वाले इलेक्शन में। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो असहमत हैं, अनकन्विंस्ड हैं अबाउट रिलेवेंस ऑफ यूएस कोरिया पार्टनरशिप। वो उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं यूएस और कोरिया के पार्टनरशिप के बारे में। और यदि हम बात कर लें, उन्होंने ये भी डिस्कस किया था कि वो विथड्रॉ कर लेंगे यूएस की फोर्स को फ्रॉम साउथ कोरिया। चौथे नंबर की बात ये है, एक थ्रेट ये भी था कि जो मिस्टर ट्रंप थे एक टाइम में वो तैयार हो गए थे कि हम अपने जो रिलेशनशिप है उनको त्याग देंगे साउथ कोरिया के साथ में, वो एकदम सही थे। अब ऐसा है कि बदलाव की मांग की जा रही है। यहाँ की जो सरकार है वो चाहती है, जो बड़े बड़े देश हैं, कि हम आप लोगों के साथ, हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, हम आप लोगों के साथ में खड़े होकर काम करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। साउथ कोरिया की जो पीस प्रोसेस है नॉर्थ कोरिया के साथ में कम्प्लीटली ढह जाती है इन द कमिंग डेज, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया कंडक्ट करने लगा है मोर मिसाइल एंड न्यूक्लियर टेस्ट को, इट में लीड टू रीजनल टेंशन, और यहाँ से क्षेत्रीय टेंशन वाली कंडीशन बढ़ते जाएगी। यदि किसी भी प्रकार का आउटब्रेक देख लें हम, होस्टालिटी ऑन कोरियन पेनिसुला कैन डिरेल साउथ कोरियाज इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है, यदि जो कोरियन पेनिसुला है यहाँ पर यदि खुद ही अशांति आ जाती है तो जो इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से खतरे में आ जाने वाला है। अब जब मून की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी साउथ कोरिया में, तो उसको फोर्स किया गया था, उसको दबाया जाता था, उसको प्रेशर दिया जाता है कि वो साइन करें 3 नोस एग्रीमेंट विथ चाइना। इसका मतलब ये है चाइना और साउथ कोरिया बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। उस एग्रीमेंट के अंतर्गत में कोरिया किस किस बात के लिए एग्री हो गया था, थर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए, मतलब नो एडिशनल टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस डिप्लॉयमेंट, नो पार्टिसिपेशन इन द यूएस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क, इसके साथ साथ में नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइलेटरल मिलिट्री अलायंस विद यूएस एंड जापान। मतलब कि
हम दोनों के अलावा तुम यूएस के पास नहीं जाओगे, ना ही जापान के पास जाओगे अपना मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए ना तो इंडिया मदद कर सकता है ताकि जो साउथ कोरिया है वो खड़ा हो सके विरोध में, चाइना के प्रेशर को वो झेल सके, नॉर्थ कोरिया के साथ में जो थ्रेट वो महसूस कर रहा है उसका भी वो सामना कर सके। तो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक साउथ कोरिया कैन बी लॉन्ग टर्म पार्टनर विद इंडिया। इसके लिए उसे मजबूत होना, उसे इंडिपेंडेंट होना, डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी है ताकि इंडिया के साथ में वो काम कर सके और इसी से कुछ सिग्निफिकेंट जो वैल्यू हैं इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में वो जुड़ सकती हैं। और नई जो पार्टनरशिप होगी फिर वो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली होना चाहिए दोनों कंट्री के लिए। किसमें? इंडो पैसिफिक रीजन में। तो एक प्रकार से देखा जाए ना तो एक अपॉर्चुनिटी है दैट नाइदर कंट्री कैन अफोर्ड टू मिस। कोई भी देश इसको मिस करने की कोशिश नहीं करेगा। सेकेंड नंबर का आर्टिकल हम देखने वाले हैं, इन्फ्लेशन से संबंधित ये आर्टिकल है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में इसको हम कहते हैं महंगाई। तो इन्फ्लेशन आखिर है क्या, इसको आप समझने की कोशिश करिए। इन्फ्लेशन जिसको हम महंगाई भी बोलते हैं, किसी एक वस्तु के दाम में यदि वृद्धि हो रही है तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते। एक साथ जब बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है। एक बात और है, एक पर्सपेक्टिव को आप हमेशा याद रखिए कि जब भी इन्फ्लेशन हो रहा है उसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा आते जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए आरबीआई क्या काम करता है? आरबीआई कहता है कि मार्केट में जो पैसा है उसको आप खींचिए ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सके। इसके लिए बैंक क्या काम करते हैं? बैंक अपनी जो ब्याज दर है ना उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि 7% ब्याज आपको दे रही थी तो यदि वो 8% ब्याज कर दे तो मैं क्या काम करूँगा, मुझे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, मैं अपना पैसा बैंक में जा कर के जमा कर दूँगा। ऐसे कई सारे लोग करेंगे तो मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो खाली होते जाएगा। और एक बात ये होती है, आरबीआई ये भी करता है, बैंक को क्या बोलता है? बैंक को वो ये बोलता है कि आप अपने पास कम से कम पैसा रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास जमा करते जाइए। वो कब होगा? जब आरबीआई बैंक को ज़्यादा ब्याज दर होगा तो बैंक भी अपने पास से पैसा निकाल के आरबीआई के पास ट्रांसफ़र करते जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। टाइटल इसका जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि यदि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो डेवलपमेंट को और जो व्यापक आर्थिक स्थिरता है, स्टेबलाइजेशन है, उसको कमज़ोर करने का काम करती है कौन? इन्फ्लेशन। इसलिए आप जो है कंटिन्यू वॉचफुल रहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा कुछ कुछ उपाय किए गए, यूनियन गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ उपाय करी थी ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको वो हैंडल कर सके। इसका कुछ कुछ असर तो पड़ा था, है ना, लेकिन आप ये देख लीजिए इसका कुछ ही असर पड़ा है, बहुत अच्छा रिजल्ट तो सामने हमारे नहीं आया है। इससे ना ही उतना ज़्यादा जो प्राइस गेंस है वो पेस हासिल कर पाया है। तो जो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डाटा ऐसा हमको बताता है। अब जो प्राइस गेंस है जिसका मेजरमेंट किया गया है सीपीआई के द्वारा, थोड़ा बहुत तो उसमें हमें क्या देखने को मिला है? गिरावट देखने को मिला है। जैसे कि वस्तु प्राइस गेंस है ना, उसके बारे में ये बताया जा रहा है किस प्रकार थोड़ी बहुत गिरावट आई है। ये कम हो गया है कितना? 7.01% जून के महीना में। पहले कितना था? मई में था 7.04%। सीपीआई की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, मतलब कि खुदरा वस्तुओं के कीमतों में जो गिरावट आई है उसके बारे में थोड़ी सी राहत मिली है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन
भी कुछ कुछ स्लो हुई है, ठीक है। 22 बेसिक्स पॉइंट ये पहुंच गई है 7.75% में। इसी के साथ साथ में 12 आइटम हैं जिसमें शामिल है फूड और बीवरेज का जो बास्केट है, आलमोस्ट जिसको हम वेटेज देते हैं 50% की वेटेज रहती है। CPI इंडेक्स में जिसमें शामिल है पल्सेस, एडिबल ऑयल शामिल, पल्सेस मतलब होता है दाल वगैरह, और जो एडिबल खाद्य तेल है, दोनों ही इसमें हमें श्रिंक देखने को मिला है, मतलब कुछ कुछ हमें गिरावट देखने को मिली है पिछले महीने से आप तुलना करोगे तो। अब कुछ कुकिंग के माध्यम हैं जहाँ पर प्राइस को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो बॉयल ऑन बॉयल एमिड ए सप्लाई शॉक, देख लीजिए। अब जो कुकिंग के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, यहाँ पर क्लियर तो नहीं लिखाना है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और जो इंडोनेशिया है, यहाँ से हमें सप्लाई प्रभावित हो रही। जब चीज़ें वहाँ से आ ही नहीं रही हैं तो हमारे यहाँ उसके दाम बढ़ना तय है, ठीक है। हैव कूल्ड हेल्प बाय इम्पोर्ट ड्यूटी रिडक्शन, लेकिन उसको भी सरकार ने क्या काम कर दी, पहले जितना टैक्स लगाती थी इंपोर्ट के लिए उस टैक्स को सरकार ने कम कर दी। इससे हमें जो चीज़ मिल रही थी वो सस्ती दर पर मिल रही है। अब साल दर साल ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन आप देख लोगे, ऑयल और फैट्स के मामले में दो चीज़ हम देख रहे हैं, ये भी हमें गिरावट वाली नज़र आ रही है। लास्ट मंथ बाय ए होपिंग 390 बेसिक पॉइंट कितना पहुंच गई है, 9.4 पहुंच गया। और जो इंडेक्स है वो श्रिंक हुआ था कितना परसेंट, 0.7%। किसके लिए? सीक्वेंशनल बेसिस पे, लेवल बाय लेवल। और जो प्राइस है पल्सेस के, वो भी कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टेड हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, कम आ गए हैं फ्रॉम ए ईयर अर्लियर एंड द प्रोसीडिंग मंथ। मतलब कि पिछले साल से आप तुलना कर लोगे, पिछले महीने से तुलना कर लोगे तो इसका रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है, सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसमें गिरावट करी थी। इसी के चलते चलते हमें जो पल्सेस है और जो ऑयल है, पल्सेस है, उसके मूल्यों में गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि माल की ढुलाई में जब पैसा कम लगेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो अपनी चीज़ों को सस्ते में बेचेंगे, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा लग रहा था ना वो अब कम हो गया है। केंद्र सरकार ने रिड्यूस किया था एक्साइज ड्यूटी किसमें, पेट्रोल और डीजल में, मई के महीने में। इसी के चलते चलते इन्फ्लेशन में थोड़ी सी राहत मिली, किसमें, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडेक्स। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडेक्स की, साल दर साल वाला। द रेट स्लोड बाई 260 पॉइंट। इसमें जो दर चल रही थी इस इंडेक्स में, उसमें भी गिरावट आई है। अब ये पहुंच गया है कितना, 6.9% में, जबकि 120 पॉइंट बेसिक पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि अभी कंडीशन थोड़ी बहुत राहत मिली है तो सरकार क्या काम कर दे, अभी उसने जो गार्ड लगा के रखी है जिसके चलते चलते आपको राहत मिल रही है, वो गार्ड तुरंत हटा लेगी तो आपको जो तुरंत जो राहत मिल रही थी, किचन में जो आप खाना खा रहे हैं वो आपको कितना महंगा पड़ रहा है, वो किस बात पर निर्भर है, अभी वो गार्ड के ऊपर, क्योंकि सरकार ने गार्ड लगा के रखी है। उसको यदि वो हटा देगी तो वो चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। जैसे कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, मंगवा रही है सरकार, उसमें टैक्स को उसने कम कर दिया है तो चीज़ें हमें सस्ती मिल रही हैं। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए, इस कारण से भी हमें कुछ चीज़ों में गिरावट देखने को मिली है। तो फूड और जो बिवरेज बास्केट है, जहाँ पर पार्टिकुलर इतनी चीज़ें हमने लेकर के रखे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास 12 आइटम की लिस्ट है, उनमें से जो 9 आइटम है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सब इंडेक्स एंड स्पानिंग सेरल्स, मिल्क, मीट, वेजिटेबल, शुगर, स्पाइस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है,
सब्सटेंशियल रूप से हमें प्राइस गेन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मूल्य में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हाल ही में सरकार ने जब जीएसटी की बैठक हुई थी ना, उसमें सरकार ने क्या कर दी थी, टैक्स को बढ़ा दी, जीएसटी बढ़ा दी, इसलिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो बढ़ने वाली। तो वही बात कही जाती है, सीरियल्स, मीट, मिल्क, ठीक है, ये एक्सिलरेटेड हो गए हैं जून के महीने में। मई के पेस से आप इसकी तुलना करोगे यदि तो। और जो प्राइस गेन्स हैं किस मामले में, वेजिटेबल में, वो जैसे का वैसा ही रहने वाला। सब्जी में महंगाई कम नहीं होने वाली, वो डबल डिजिट में ही रहने वाली, 17.4% में। अब आप ये सोच लो कि मानसून के कारण सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, ठीक है, किसान लोग अपने दाम को घटा लेंगे, तो यह आपकी गलत सोच है। क्योंकि मानसून कहीं कहीं पर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं कहीं फसलों के लिए फ़ायदा भी पहुंचा रहा है। ये दोनों ही बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कई सारे स्टेट में फ्लड आ गई है। अब आप ये समझ लीजिए, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ सॉफ्टनिंग आपको देखने को मिल रही है। अभी आप रिसेंट सेशन कर दो, ऑफ़र किया जा रहा है कुछ कुछ राहत आपको। लेकिन दिक्कत की बात यह है, यदि ग्लोबली क्रूड ऑयल के दाम गिरते भी हैं तो भारत को तो कोई राहत मिलने वाली नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि डॉलर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ हमें बाहर से मंगवाना है तो हमें डॉलर देना पड़ेगा, और जहां $1 के लिए हम 50 रुपये दे रहे थे, अब $1 की जगह आप 60 रुपया दो, तो आपको कहाँ से राहत मिलने वाली है? कोई राहत नहीं मिलने वाली, यहाँ पर बताया जा रहा। तो कुल मिलाकर के जो इंपोर्ट के लिए बिल है, जैसे कि क्रूड के लिए, ये कम नहीं होने वाला है, आपका बिल बढ़ते ही जाएगा। और हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने टैरिफ करने का डिसीजन लिया था, किसमें? रेंज ऑफ गुड्स, जिसमें इंक्लूड थे कुछ कुछ आइटम जो कि मास कंजप्शन में यूज़ किया जाता। इज़ आल्सो बाउंड टू एड अपवार्ड प्रेशर ऑन द प्राइस। इससे प्रेशर नीचे नहीं जाने वाला, अपवार्ड की तरफ ही होने वाला है। और हाल ही में निर्मला सीतारमण ने जब ये बात कही है, क्या कही थी कि देख लीजिए, जो इन्फ्लेशन का रिस्क है ना, अंडरमाइन कर देता है आपकी ग्रोथ को, और ब्रॉडर जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, उसको भी प्रभावित करता है। तो सरकार को कंटिन्यू मार्केट की स्थिति को देखते रहना चाहिए और कुछ कुछ कदम उठाते रहने की ज़रूरत है। इसके बाद वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं, राष्ट्रपति से संबंधित ये है। इसको लिखने का एक ही कारण है कि हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा चलती रहेगी। जैसे ही राष्ट्रपति अपना पद धारण कर लेगा तो उस ऑफिस से संबंधित चर्चा भी खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, राष्ट्रपति की क्या सोच होना चाहिए? तो राष्ट्रपति हमेशा ना अपने आप को कॉमन रूप में रहना चाहिए, ना तो वो विपक्ष की तरफ जाए, ना तो वो जो सत्ताधारी दल है उसकी तरफ सोच विचार करने वाला हो। अपने आप को वो कैसा रखे, न्यूट्रल रहना चाहिए उसको, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। कुल मिलाकर के हमें राष्ट्रपति की ज़रूरत है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं, एक मॉडल राष्ट्रपति की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जो पद चाहने वाले लोग हैं उनकी भारत को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जाता है। और राष्ट्रपति केवल रबर स्टाम्प बस नहीं है, नाम मात्र का राष्ट्रपति की, नाम मात्र की उसके पास पावर है। जैसा प्रधानमंत्री बोलेगा वैसा ही उसको करेगा। मतलब कि प्रधानमंत्री का वो होमोग्राम नहीं है, ग्रामोफोन नहीं है कि वो जैसा बजाएगा, जब बजाएगा तभी बजेगा। इस प्रकार की राष्ट्रपति की ज़रूरत भारत को बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ कहीं भी उसको लगता है कि लोगों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है सत्ताधारी दल के द्वारा, तो बिल्कुल उसको विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार जो उसको कह रही है कि आप ऐसा भाषण दो, सरकार के हिसाब से ही वो भाषण देते रहे, कभी भी एक शब्द भी उनके अपोजिशन में वो ना निकाल सके। ऐसे राष्ट्रपति की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके साथ साथ ही में यहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। हम जो अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं संसद में और विधानसभा में, वो लोग मिल कर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
इसमें जिस स्टेट में ज़्यादा जनसंख्या है उस स्टेट को ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं उसकी जो वोट की पावर है ना उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। एक वोट की पावर वहाँ पर ज़्यादा रहेगी जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसी टाइम में इस विषय पर डिबेट भी चल रही थी कि हमारा राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसा होना चाहिए। उस टाइम में एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर केटी शाह, एकदम ये विरोध कर रहे थे। उनका कहना ये था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन्होंने असेंबली से किया था, उस टाइम जो असेंबली थी संविधान बना रही थी, तो आप क्या चाहते हो कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री का एक ग्रामोफोन रहे, वो जब बजाना चाहेगा तब बजेगा, वो जो बोलने को बोलेगा वो बोलेगा? ऐसा राष्ट्रपति हमको नहीं चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था हमारा जो प्रेसिडेंट है ना वो केवल नाम मात्र के व्यक्ति हैं, ठीक है, असली पावर प्रधानमंत्री के पास है, उनके पास अपना आपका कोई विवेक नहीं है, ठीक है, प्रशासन की किसी प्रकार की पावर उनके पास नहीं रहेगी, वो काम करेंगे जो मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस से। इसके साथ साथ ही में इसमें बताया जाता है कि कब यदि कोई बिल है संसद ने पास करी है, प्रेसिडेंट्स के पास में गया है, ठीक है, अब राष्ट्रपति उससे यदि सहमत नहीं है तो उसको वापस वो भेज देगा किसको? संसद के पास। सेकेंड बार हो सकता है संसद उस पर विचार करे, विचार करने के बाद कुछ संशोधन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इसके बाद फिर से यदि उसके पास उसने भेज दिया है तो अब राष्ट्रपति को उसमें साइन करना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। आर्टिकल 53 क्या कहता है? भारतीय संविधान का एग्जीक्यूटिव पावर किसकी? यूनियन की, संघ की, केंद्र सरकार की। किस पर रहेगी? ये रहेगी प्रेसिडेंट के पास में, लेकिन उसको करेगा कौन? उसको यूज़ कौन करेगा उस पावर को? तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ऑफिसर्स के माध्यम से या फिर ऑफिसर्स के थ्रू सबऑर्डिनेटेड टू हिम इन अकॉर्डेंस विथ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मतलब ये है कि उस पावर को किसके माध्यम से किया जाएगा? जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं ना उनके माध्यम से उस पावर का इस्तेमाल वो कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट के पास में जो पावर है, ठीक है, वो उसका इस्तेमाल कब करेगा? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको कहेगी, उसको एड एंड एडवाइस देगी, तभी वो ऐसा काम कर सकता है। इसके चुनाव को लेकर के ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए, किसी भी एमएलए का वोट एक रहेगा, लेकिन ये किससे असाइंड है? सर्टेन हायर वैल्यू से। इस वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और उसकी असेंबली की कैपेसिटी, उसमें कितनी विधानसभा की सीटें हैं, उसके साथ में उसको भाग दिया जाता है। मान के चलिए छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 100 है, तो 100 में 50 यदि वहाँ असेंबली की सीट है तो 100 में भाग दे देंगे हम 50 का, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप 1000 के साथ में क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। अब जो चीज़ निकल के आ जाएगी वो निकलेगी कि एक विधायक वोट करेगा तो उसका कितना नंबर आएगा, उसको कितने नंबर मिलेंगे, उसकी कितनी वैल्यू रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया जाता है, इस वे में आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए इन द स्टेट ऑफ यूपी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 208 है। तो पॉइंट वाली बात ये है कि ये जो कंप्यूट कर रहे हैं हम वैल्यू को, पॉपुलेशन किसी भी जनसंख्या किसी भी स्टेट की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अदर शब्द में कहेंगे तो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ क्रूशियल फैक्टर इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ा प्रभावी कारक होती है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ कुछ चीज़ें और बताई जाती हैं कि वो कैसा हमारे सामने होना चाहिए, हमारे लिए एक मॉडल आदर्श वो बन सकता है।
ये बात उसको सीखना चाहिए जो वो शपथ लेता है, जो ओथ ग्रहण करता है उससे। पहली बात ये है, प्रेसिडेंट प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा हमारे संविधान को। सेकंड नंबर की बात ये है, ठीक है, प्रेसिडेंट शैल डिवोट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के कल्याण के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देगा, ऐसा कहा जाता है। तो जिस प्रकार से केटी शाह कह रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर का ग्रामोफोन ना बन जाए, ठीक यही कंडीशन राष्ट्रपति के ऊपर भी लागू होती है कि वो जैसा सरकार चाह रही वैसी ना बोले, तोते की तरह, है ना। तो आखिर हम अपने राष्ट्रपति से किस प्रकार की उम्मीद रख सकते हैं? जहाँ कहीं भी सरकार सिटीजन की लिबर्टी को प्रभावित कर रही है, उनकी लिबर्टी का क्वेश्चन है लोगों की, है ना, हो सकता है सरकार उनको दबाने की कोशिश कर रही है, वो नॉर्मल कोर्स में अभी नहीं है लोग, तो वो सोचते हैं कि चलो हम राष्ट्रपति के पास चलते हैं, कम से कम वो तो हमारी सुनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ में वो अपने उसकी जो ओथ है, वो बात है कि वो प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा संविधान को। तो ऐसे ही हमें राष्ट्रपति की ज़रूरत है। तो रीज़न क्या है? रीज़न है कि प्रेसिडेंट आर नॉट नॉर्मली फाउंड इंटरसेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीवेट सिटीजन, क्योंकि राष्ट्रपति किसी के बदले में उनकी आवाज़ को उठा सकता है। कब? जब एग्रेगियस वायलेशन होने लग जाए रूल ऑफ लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी जो दी गई है सिटीजन्स की, यदि वो प्रभावित होती है, रूल ऑफ लॉ प्रभावित होता है, तो उस टाइम में उनकी आवाज़ को भी राष्ट्रपति उठा सकता है। तो हमें राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे राष्ट्रपति की ज़रूरत है, जो कि कुछ नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ खुले तौर पर खड़े हो जाते थे, मतभेद रखते थे और सरकार पर ज़बरदस्त प्रभाव डालते थे। ऐसे राष्ट्रपति की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट सरकार के साथ में डिसएग्री हो सकता है, असहमत रख सकता है, इंटरवेन कर सकता है, बीच में जाकर के खड़ा हो सकता है यदि सिटीजनरी अगेंस्ट टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब जब कभी सरकार लोगों की आवाज़ को दबाने लग जाए, ठीक है, उस टाइम में भी राष्ट्रपति उनके साथ में खड़ा हो सकता है। ऐसा राष्ट्रपति की हमें ज़रूरत है। मतलब कि राष्ट्रपति ने जो गंभीर शपथ ली है उसे उसको पूरा करने की ज़रूरत है। ऐसे राष्ट्रपति हमें चाहिए। ऐसे व्यक्ति अकेले राष्ट्रपति के लेवल तक बढ़ सकते हैं, आदर्श, और कुछ केवल राष्ट्रपति के पद धारक होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। इसका मतलब ये है भारत को राष्ट्रपतियों की ज़रूरत है, राष्ट्रपति के पद धारकों की ज़रूरत नहीं है।